Hello everyone, my name is Yogesh Gupta. I have secured third rank in Uttarakhand Judicial Service Civil Judge Examination 2022. The result has been announced in May 2024. I have done my schooling from Rishikesh and I have done my graduation in History Honours from Shivaji College, and I have completed my LLB in 2019 from Campus Law Center, Delhi University. I have started my judicial preparation in 2020 May. I have taken a coaching from Rahul's IAS, and thereafter I started giving judicial examination of various states. First examination I have given for Haryana, Delhi, MP and Uttarakhand in 2022. I have appeared in mains examination of Haryana and Delhi and MP. I have also given the preliminary exams of Uttarakhand, but I was not able to clear it due to one or two questions. And I have also appeared in the DJS interview as well, and not selected, just few margin of marks. In 2023 Uttarakhand has come with this notification of Uttarakhand Judicial Civil Services, and मैंने उसमें फॉर्म फिल किया. I have given the preliminary exam and mains and now interview and selected with third rank. देखिए, सक्सेस के पीछे भगवान का आशीर्वाद, गुरुजनों और माता पिताओं का आशीर्वाद और अपना हार्डवर्क होता है. मैं आपके साथ यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी, पेपर ऑफ पैटर्न और अपना एक्सपीरियंस, मैंने अपने फेलियर से क्या क्या सीखा और क्या एक जो मुझे अपने फेलियर से पता चला कि ये चीज गलती नहीं करनी चाहिए, मैं वो सबको बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट ये गलती ना करे ताकि आपको जो सक्सेस मिलना है उसमें डिले ना हो. फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 200 क्वेश्चंस. पहले 50 मार्क्स जनरल नॉलेज का होता है और रेस्ट 150 मार्क्स इज प्योरली ऑफ लॉ. इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25%. जो फर्स्ट 50 पोर्शन होता है दैट इज जनरल नॉलेज. उसमें 4-5 टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, देन लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट, रिसेंट केसेस के नाम्स, कोई नई लीगल स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स की लॉ से रिलेटेड स्कीम्स है वो आती है. प्लस इंटरनेशनल लॉ आता है, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आता है. इंटरनेशनल लॉ में यूएन चार्टर और आईसीजे का चार्टर, उसके रिगार्डिंग पढ़ना चाहिए हमें. और हमें अपना जो भी, जैसे आईसीजे के जो प्रेजेंट जजेस है, जो फर्स्ट जज बने, इंडिया के कितने जजेस उसमें रहे हैं, परमानेंट जजेस कौन कौन थे, वो सारी चीजें देखनी चाहिए. प्री का एक मेन सोर्स हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने से पता चल जाता है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और जैसे जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ पूछते हैं, बहुत वाइड होता है. आप कितना पढ़ेंगे, आपको अपनी अप्रोच लिमिट स्मार्ट स्टडी करनी है, तो उसके लिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए, बिकॉज इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. बिकॉज ऑलमोस्ट आई हैव गिवन 5-6 प्रीलिमिनरी एग्जाम्स एंड ऑलमोस्ट आई हैव क्लियर्ड ऑल. Only one Uttarakhand previous year has been I am not able to clear due to 1 or 2 marks, but all other preliminary exams I have cleared with handsome marks. So always have a strategy of first analyzing previous year question papers. MCQ practice भी करनी चाहिए, but not focus only or solely on MCQ, because कई लोग गलती करते हैं कि वो MCQ प्रैक्टिस करके MCQ रटते रहते हैं, दे थिंक्स कि वही रिपीट हो जाएंगे, तो वो नहीं होता. बट हमें प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हुए लॉ को उस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए. ये तो फर्स्ट 50 मार्क्स मैंने जो बताया. रेस्ट 150 मार्क्स इज ऑफ प्योरली लॉ, जिसमें सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी 25 क्वेश्चन फॉर ईच, एंड हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ 15 क्वेश्चन, एंड 20 क्वेश्चन इज ऑफ टीपीए. पैटर्न एनालाइज करिए हर एक पेपर का, हर एक सब्जेक्ट का, लॉ का, फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. एमसीक्यू भी सॉल्व करिए, बट द मेन सोर्स फॉर लॉ पेपर इज बेयर एक्ट. हैव मल्टीपल रिविजन्स ऑफ बेयर एक्ट. इतना रिवीजन हो जाना चाहिए कि आप सीआरपीसी आप 4 घंटे में रिवाइज कर ले. क्यों? उसके लिए आपको पहले तो 4 दिन में खत्म होता है, फिर आप उसको जितना मल्टीपल रिवीजन, फ्रीक्वेंट रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी खत्म होगा. क्योंकि एमसीक्यू आप लगाते रहेंगे, कितने भी एमसीक्यू लगा लीजिए, हार्डली 5, 10, 15 क्वेश्चन रिपीट हो उसमें से आ जाएंगे 150 से. बट बाकी क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनर नए सेट करता है. तो आप एक बार प्रीवियस से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है. तो आप जब डायरेक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको एनालिटिकल माइंड काम करता है कि अच्छा ये प्रोविजन से भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आप डायरेक्ट उस पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि क्या क्या नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपका हमेशा एक्यूरेसी अच्छी रहेगी.
प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी मायने रखती है, क्योंकि उत्तराखंड में वैसी सीट्स कम होती है और कट ऑफ बहुत हाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल पेपर टफ था तो कट ऑफ 151 के अराउंड गई 200 में से, बट जनरली 165, 168, 170 कट ऑफ जा रही है। तो हमें प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है और अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेफ साइड के लिए 185 टू 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए इन उत्तराखंड एग्जाम के लिए। ये तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी रही। मैं आपसे मेंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं, प्लस मेंस की प्रिपरेशन और कुछ सैंपल आंसर जो प्रीवियस जो इस साल पेपर में आए थे उसके रिगार्डिंग। मेंस के 5 पेपर होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट डे जो 150 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर इज लैंग्वेज पेपर जो 100 मार्क्स का होता है। थर्ड पेपर इज सब्सटेंटिव लॉ जो 200 मार्क्स का है। फिर प्रोसीजरल लॉ एंड देन इज यूपीजेडएलआर एंड आईपीसी, वो भी 200 मार्क्स के हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट डे लॉ। प्रेजेंट डे लॉ में 150 मार्क्स के है। एक चीज है कि उत्तराखंड में अनरूल्ड शीट मिलती है, ब्लैंक शीट होती है और यहां वर्ड लिमिट्स लिखी जाती है बट नॉट जनरली फॉलोड, क्योंकि फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंट डे 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं, 2 पार्ट्स ईच, तो 15 क्वेश्चन ईच पार्ट, सो इनटू 10 150 मार्क्स और एवरी क्वेश्चन इज कंपलसरी। इसका सिलेबस है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, recent cases, recent constitutional bench judgments, or if there is any landmark judgment of Honorable Nainital High Court and recent acts and bills. But उत्तराखंड ने इस बार अपनी स्ट्रेटेजी बदली पेपर में। अक्सर यूजुअली दे यूज recent cases and recent judgments, बट इस बार इन्होंने पूछे जो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल एनजेएसी 2015 की जजमेंट है, जनरली बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, बट इस बार उन्होंने पूछा, तो इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैटिक पार्ट भी आ सकता है। तो इसका सोर्स मैं डिस्कस करता हूं। मेरा प्राइमरी सोर्स तो मेरे कोचिंग्स के नोट्स थे, बट अगर देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ के लिए आप ज्यूरिस्प्रूडेंस एके जैन की दुक्की आती है उससे भी पढ़ सकते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 और 2। इंटरनेशनल लॉ के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ के लिए भी एके जैन की दुक्की ले सकते हैं। प्लस मैंने एसके वर्मा की बुक रेफर करी थी और हमेशा स्मार्ट स्टडी करिए। मेंस के लिए भी आपको हमेशा प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके उसमें से हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लिखते रहिए कि इस साल ये क्वेश्चन आया, इस साल ये आया, इस साल ये आया। तो उससे आप ये भी देखिए कि रिपीट का रेशियो क्या है। अगर रिपीट ज्यादा हो रहा है तो मेजर टॉपिक है, या कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे तो आप वो देख सकते हैं कि ये रिपीट नहीं हो रहा तो ये नहीं करना, बट करके सारे जानिए, बट उतना फोकस नहीं करना। तो इस बार इन्होंने डिप्लोमेट्स और एजेंट्स की प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज पूछी। ये जनरली पहले बहुत कम पूछा गया है। इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा, दैट इज एक्सट्रेडिशन पे। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी करंट इशू में था क्योंकि उस समय कैनेडियन डिप्लोमेट्स को यहां से पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया गया था। तो आप अपने आंसर में उससे रिलेट करके देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है प्रेजेंट डे और इस पेपर में एग्जामिनर की भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई नहीं होती है, बट आप कंप्रिहेंसिव आंसर लिखिए और उसको प्रेजेंट डे से कनेक्ट करके लिखिए। फॉर एग्जांपल एनजेसी का क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का था और हमें 4 पेज लिखने होते हैं और वो अनरूल्ड शीट है, तो आप एनजेसी की जजमेंट में 4 पेज मुश्किल से लिख पाएंगे। तो एक आंसर की स्ट्रेटेजी होती है कि आप उसको बैकग्राउंड से शुरू करिए, दैट हाउ दैट एनजेसी हैज कम। पहले कॉलेजियम सिस्टम था, कॉलेजियम सिस्टम कैसे आया, इन ब्रीफ 1 पेज इन ब्रीफ बैकग्राउंड। कॉलेजियम कैसे आया, आर्टिकल 124 रेफर करिए और कॉलेजियम के 3 जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, वो लिखिए ब्रीफ में। फिर आप एनजेसी के प्रोविजंस लिखिए कि आर्टिकल 124 ए बी सी में क्या क्या प्रोविजन है, क्या मेंबर कमिटी सी। देन कम ऑन एनजेसी जजमेंट, 2 पेजेस एनजेसी जजमेंट, जिसमें मेजॉरिटी ओपिनियन 4 जजेस बेंच का क्या था, उन जजमेंट का बेसिस क्या था, फिर माइनॉरिटी जजमेंट्स क्या था, और फिर फाइनली कंक्लूजन लिखिए कि आज प्रेजेंट डे में भी जो एनजेसी और कॉलेजियम की डिबेट चल रही है तो उसके रिगार्डिंग, और आज एनजेसी के बाद कॉलेजियम में क्या चेंजेस हुए और क्या आज प्रेजेंट डे जुडिशियल अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो डिस्कस करिए। तो एक कंप्रिहेंसिव आंसर से एग्जामिनर, आप भले एनजेसी की जजमेंट आप 4 पेज में नहीं लिख सकते, बट आप एक कंप्रिहेंसिव आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है दैट द स्टूडेंट नोज होल द लॉ। फिर हम सेकंड पेपर लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज का पेपर आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन पे डिटरमाइन करता है। 100 नंबर का होता है। जनरली स्टूडेंट्स की हैबिट होती है लैंग्वेज पे उतना ध्यान नहीं देते। आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट,
हिंदी लिखने की हैबिट नहीं होती है हमारी, प्रिपरेशन के वक्त भी हम थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं हिंदी राइटिंग में। बट अगर आपको जुडिशरी क्लियर करनी है और स्टेट में हिंदी पूछी जाती है, तो हैव अ हैबिट कि 15 मिनट हर दिन हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए और आधा घंटा हर दिन हिंदी लिखिए। पहले 1 महीना 2 महीना देख के लिख लीजिए, आप एक बार फ्लो में आ जाएंगे तो इजी हो जाएगा। पहले इसमें लैंग्वेज के पेपर में जैसे 30 मार्क्स हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, 30 मार्क्स इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, 40 मार्क्स प्रेसी राइटिंग है, 10 मार्क्स में टाइटल के लिए होते हैं। जनरली पहले ये पूछते थे सोशल टॉपिक्स पे ट्रांसलेशन, बट पिछले 2-3 साल से लीगल ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल दे दिया, उसका ट्रांसलेशन, जैसे आईपीसी का उस पिछले साल आईपीसी का ट्रांसलेशन आया है। मेरे टाइम में देयर वाज अ ट्रांसलेशन ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 360 प्रोबेशन पे, और एक ट्रांसलेशन आया है सीपीसी का स्मॉल कोर्ट्स एक्ट के ऊपर सेक्शंस पे। तो आपको लीगल ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको लीगल ग्लॉसरी अच्छी करनी है। इसके लिए आप सिंगल की बुक ले सकते हो, लैंग्वेज की एसएप की बुक आती है वो ले सकते हैं, श्री राम हाउस की लीगल ग्लॉसरी वो ले सकते हैं। और आप कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इन चारों सब्जेक्ट के 4-5 सब्जेक्ट के डिग्लॉट एडिशन के बेरेक्ट्स ले लीजिए और लीगल हिंदी लिखिए। फिर जब आप 1-2 महीने हिंदी की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वो लीगल हिंदी लिखिए और अपने आप से एक लीगल ग्लॉसरी बनाइए मेजर वर्ड्स के, कि आईपीसी के मेजर लीगल वर्ड्स आपको आने चाहिए, क्योंकि मार्क्स उसी में फेच होते हैं कि आपका जो मेजर लीगल वर्ड आपको पूछा है इंग्लिश में, उसका आपको हिंदी वर्ड आना चाहिए। तो इस ऐसे आप अपना लैंग्वेज प्रिपेयर कर सकते हैं। और जनरली टाइम पूछते हैं कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी हिंदी राइटिंग ज्यादा अच्छी है तो आपको कम टाइम लगेगा। मैंने जनरली आधा घंटा प्रेसी के लिए रखा था, 1 घंटा रखा था हिंदी टू इंग्लिश के लिए, और 1.5 आवर लिखा था इंग्लिश टू हिंदी के लिए। अब अपने थर्ड पेपर पे आते हैं, दैट इज सब्सटेंटिव लॉ। इसमें 10 पेपर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एसआरए, पार्टनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टॉट एंड ट्रस्ट इक्विटी ईजमेंट। मेरा मेजर सोर्स ऑफ मटेरियल वाज कोचिंग के नोट्स। एंड आप चाहे तो अगर इफ यू आर नॉट अफोर्डिंग अ कोचिंग, देन इट इज उत्तराखंड और यूपी की स्टेट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, एके जैन की दुक्की प्लस परीक्षा मंथन, ये 2 चीज रेफर करें तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस मेंस की प्रिपरेशन पे एक ब्रीफली बोल देता हूं कि आपको जो लॉ पढ़ रहे हैं, परीक्षा मंथन, लाइव, अपने एके जैन की दुक्की या कोई भी स्टैंडर्ड बुक या आपके कोचिंग के नोट्स, ये सारी चीजों के साथ आपको ऑलवेज लाइव लॉ से अपडेट रहना चाहिए। लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट इज अ की टू सक्सेस। अगर आप लेटेस्ट लॉ से अवेयर है और वो अपने आंसर में लिख रहे हैं, तो आपको 1 से 2 नंबर का एज हमेशा मिलेगा। वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, रैंक डिसाइड करेगा। तो जैसे लाइव लॉ कैसे पढ़ना है, आपको आपके लॉ के सब्जेक्ट्स पता है जो सिलेबस में आते हैं, तो आपको हर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट जो सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में है उसका हमेशा अपडेट रहिए। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए अपने लिए, या कोई भी, आप हर दिन सुबह उठ के जो जो आपको लगता है कि आपके सिलेबस से लैंडमार्क जजमेंट है, लॉ लेइंग डाउन जजमेंट है, या वो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स जिसके क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, तो आपको डाइंग डिक्लेरेशन की कोई लेटेस्ट जजमेंट मिली, जैसे अभी रिसेंटली मंजूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक आई है 2024 की, लैंडमार्क जजमेंट्स काफी सारी हैं। आप उसमें अगर लेटेस्ट केस जजमेंट लिख देंगे तो आपको हमेशा एज मिलेगा, कि एग्जामिनर को भी लगता है कि दैट स्टूडेंट इज अवेयर विद द प्रेजेंट लॉ, लीगल डेवलपमेंट्स। तो बैक टू सब्सटेंटिव लॉ, तो इसमें क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड रेस्ट फ्रॉम 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। पहले 2 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 15-15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स ईच। और रेस्ट जो 8 क्वेश्चंस होते हैं उसके 3 पार्ट्स में होते हैं, 10-10 मार्क्स ईच, 30 मार्कर। 10 सब्जेक्ट्स है, नेवर लीव एनी सब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस मिक्स होते हैं। आप कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके कि ये सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आता है, वो हमेशा चेंज कर देते हैं। तो हमेशा आपको 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं। तो मैं एक और जनरली मार्किंग लीनियंट रहती है उत्तराखंड की स्टेट में। मैं आपको एक सैंपल आंसर के लिए बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप हमेशा पहला आंसर अच्छा लिखिए और पहले के कई आंसर हमेशा कंसिस्टेंसी रखिए आंसर में।
पहला क्वेश्चन था हमारा, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज राइटिंग रजिस्टर्ड एंड ऑल दैट। क्वेश्चन सीधा सेक्शन 25 का है। आपको ये 15 मार्क्स का 2 पेज मिलेंगे। अगर आपके आंसर राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है आप एग्जामिनर से 15 में से कितने मार्क्स लेते हैं। अगर आप सिर्फ सेक्शन 25 लिख के आ रहे हैं तो आपको नंबर कम मिलेंगे। आपका आंसर कंप्रिहेंसिव होना चाहिए। मैं सैंपल आंसर ब्रीफली बता देता हूं। स्टार्ट करिए विद मैक्सिम और पॉलिसी। जैसे इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, आप कोट कर सकते हैं जूरिस्ट मुल्ला को, जो कहते हैं कि पार्टी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कंसिडरेशन विद डेलिब्रेशन एंड नॉट ऑन इंपल्स। आप ये कोट लिख सकते हैं हेडिंग में कि कंसिडरेशन इज अ क्विड प्रो क्यो फॉर प्रॉमिस। तो ये एग्जामिनर को इंप्रेशन देता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कंसिडरेशन का। इसमें सिर्फ सीधा सेक्शन 25 पे जंप मत करिए कभी। स्टार्ट विद सेक्शन 10। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन डिफाइन है, तो आप एक लाइन सेक्शन 2D पे लिखिए, फिर सेक्शन 10 पे लिखिए, क्योंकि सेक्शन 10 डिफाइन करता है कि विच एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उसको रिलेट करिए सेक्शन 25 से। फिर आप सेक्शन 25 का प्रोविजन लिखिए, हेडिंग डाल के सेक्शन 25, उसमें आप मेजर हेडिंग लिखिए कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड बट देयर आर एक्सेप्शंस क्रिएटेड ड्यू टू द लेजिस्लेटिव विजडम। उसके 3 एक्सेप्शन है। Don't jump direct to the exceptions. First, write an heading of the first exception, that is out of love and affection. Then उसके 5 essential आप pointers में लिख लीजिए। फिर second exception लिखिए past voluntary service का heading, फिर उसके essential लिख दीजिए। आप paragraphs में लिखना avoid करिए। अगर paragraph में लिख रहे हैं तो छोटे छोटे पैराग्राफ होनी चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए पैराग्राफ के बीच में, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपका आंसर ढूंढना पड़ गया तो आपको मार्क्स भी ढूंढने पड़ जाएंगे अपने। तो इसलिए हमेशा मेक योर आंसर कन्वीनियंट फॉर द एग्जामिनर। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और कोहेरेंसी होनी चाहिए एक आंसर में, कि क्रोनोलॉजी में एक आप आंसर लिखिए। आप पहले सेक्शन 25 लिख रहे हैं, फिर 2D लिख रहे हैं, फिर सेक्शन 10 लिख रहे हैं, दैट विल बी गिव अ बैड इंप्रेशन, क्योंकि एग्जामिनर आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके आंसर से देखता है। तो इसलिए हमेशा क्रोनोलॉजी में आंसर लिखिए। फिर इसमें सेक्शन 25 के तीनों एक्सेप्शन के हेडिंग, फिर उसके एसेंशियल पॉइंटर्स में लिख दीजिए। फिर आपको एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस भी पते हैं, जैसे गिफ्ट है, एजेंसी है, ग्रेशियस बेलमेंट है, वो आप 1 वर्ड में लिख लीजिए। फिर आप एक कंक्लूजन लिखिए कि कंसिडरेशन इज वेरी एसेंशियल। तो ये पूरा एक आंसर, अगर आप सिर्फ सेक्शन 25 लिखते हैं तो आपको 15 में से 5-7 मिल जाएंगे। अगर आप ये सारी चीजें लिखते हैं ब्रीफ में, कि आप एक पर्पस पॉलिसी लिख रहे हैं, सेक्शन 2D, सेक्शन 10, फिर सेक्शन 25 और एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस भी लिख रहे हैं, और एक एग्जांपल लिख दीजिए और एक केस लिख दीजिए जो सेक्शन 25 के 1 एक्सेप्शन पे, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन पे, राजनाथ लुखे वर्सेस भूतनाथ। बच्चे क्या सोचते हैं कि केसेस ज्यादा लिखने से मार्क्स मिलते हैं, नहीं, ओनली रेलेवेंट केसेस लिखने से मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन की डिमांड है, अगर क्वेश्चन पे कोई लैंडमार्क केसेस है तो लिखिए। आप एक इलस्ट्रेशन लिख दीजिए। ब्रीफ में सारे पॉइंट्स कवर होंगे तो एग्जामिनर को हमेशा एक कंप्रिहेंसिव आंसर दिखेगा, और वो आपको, जैसे आपको पहले आंसर में अगर 15 में से 12 नंबर मिल गए तो आपके बाकी आंसरों में भी नंबर एग्जामिनर अच्छे देगा। जैसे हर एक स्टूडेंट को हर एक आंसर नहीं आता। फॉर एग्जांपल मुझे भी सब्सटेंटिव लॉ में कई आंसर नहीं आ रहे होते थे, तो बट जो आंसर नहीं आ रहा होता था उसमें आप हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। जो आप उससे कोरिलेट करके लिख सकते हैं लिखिए। पहले के अच्छे आंसर्स के कारण आपको जो आंसर आपको ज्यादा अच्छे से नहीं आता तो उसमें भी उतने बुरे नंबर नहीं मिलेंगे जितने मिलते। तो इसलिए आपका ऑन एन एवरेज अच्छा एग्जामिनेशन में रिजल्ट बनेगा। फिर हम 4th पेपर पे आते हैं, दैट इज प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, दैट इज उसमें ऑप्शन होता है प्लेन WS लिखिए या जजमेंट राइटिंग लिखिए। इस बार इन्होंने एक यूनिक चीज करी, इन्होंने WS के साथ इशू फ्रेमिंग भी पूछी, एंड इन क्रिमिनल पार्ट में चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग पूछते हैं, बट इन्होंने एक FIR भी पूछी है। तो प्रिपेयर करके चलिए कि कुछ भी आ सकता है। पहले कभी ये सिर्फ प्लेन WS ही पूछ लेते थे, ऑप्शन में भी कि दोनों क्वेश्चन प्लेन WS, ऑप्शन चॉइस दे देते थे। तो प्रिपेयर दोनों चीज करके चलिए, ये नहीं कि सिर्फ प्लेन WS करके जजमेंट राइटिंग नहीं करके गए। तो दोनों चीज करके जाना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक करी थी। जैसे हम प्लेन WS में फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है समझ, तो उसमें फिर A होता है प्लेन लिखिए, B होता है WS लिखिए। तो हम जनरली A B ढंग से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इट्स ऑब्वियस कि प्लेन पूछा है, WS पूछा है। बट इन्होंने WS के साथ एक नीचे छोटी लाइन लिखी कि फ्रेम द इश्यूज एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग्स। वो मैंने मिस्टेक से पढ़ा नहीं, तो वो मिस्टेक कभी मत करिए। क्वेश्चन पेपर हमेशा ढंग से पढ़िए, फिर अटेम्प्ट करिए। फिर इसमें बाकी 9 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस
जो पार्ट बी है दैट कंसिस्ट ऑफ सीपीसी। ये 40 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन, जिसमें 3 पार्ट्स में होता है 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। और देन पार्ट सी होता है जिसमें सीआरपीसी एंड एविडेंस का मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं, वो उसमें से भी। और पार्ट बी और पार्ट सी में से आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन हर एक पार्ट से कंपलसरी होता है। जैसे इसमें मैं एक सैंपल आंसर का आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पार्ट सी में आया था एविडेंस में से, कैरेक्टर एविडेंस में। इट वाज अ 20 मार्क का क्वेश्चन और इसमें 20 मार्क्स में आपको 4 पेज लिखने होते हैं, अनरूल्ड शीट्स है। तो आपको कैरेक्टर एविडेंस में सेक्शन 52 से 55 एविडेंस एक्ट में प्लेन आंसर है, बट आपको 20 में से ज्यादा नंबर लाने हैं तो आपको आंसर कंप्रिहेंसिव लिखना पड़ेगा। जैसे उसमें था कि सिविल केसेस में कैरेक्टर एविडेंस की क्या रेलेवेंसी है फॉर सेम केस क्रिमिनल एविडेंस में केस में। अगर आप सीधा सेक्शन 52 54 पे लिखने लग जाए तो आपको उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। आप स्टार्ट करिए पर्पस पॉलिसी से कि कैरेक्टर एविडेंस की रेलेवेंसी क्यों है क्यों नहीं है। आप जैसे कोट यूज कर सकते हैं कि ट्रायल इज ऑफ अ केस एंड नॉट ऑफ अ पर्सन। एक और कोट लिख सकते हैं कि इवन अ पर्सन ऑफ अ बैड कैरेक्टर मे हैव अ गुड कॉज। सो इसलिए कि कैरेक्टर एविडेंस की उतनी रेलेवेंसी नहीं, क्योंकि इट बिकॉज पर्पस क्या है कि टू प्रिवेंट द माइंड्स ऑफ अ जज टू गेट प्रेजुडिस, क्योंकि हर केस का ट्रायल उसके अपने फैक्ट्स में होना चाहिए, ना कि पर्सन के पिछले कैरेक्टर पे। तो आप ये अगर कोट स्टार्टिंग में लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप के जो कैरेक्टर एविडेंस के सेक्शंस है उसके पीछे क्या पर्पस क्या पॉलिसी रही है वो आप समझ गए हैं। और फिर आप उसमें आर्टिकल 21 लिख सकते हैं कि आर्टिकल 21 में फेयर ट्रायल इज अ वन ऑफ द एसेंशियल की लाइफ एंड लिबर्टी में फेयर ट्रायल इज अ पार्ट, फेयर ट्रायल और फेयर प्रोसीजर इसका उसका एक एसेंशियल प्रिंसिपल है। तो आप फेयर ट्रायल से रिलेट कर सकते हैं कि आप कैरेक्टर से प्रेजुडिस नहीं होगा कोर्ट, बल्कि उस केस के फैक्ट से डिटरमाइन करेगा उस केस को। तो एक ये स्टार्टिंग में लिखते हुए फिर आप जैसे क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं उतने अलग अलग पार्ट्स में हेडिंग्स में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, एग्जामिनर को ढूंढना न पड़े। जैसे पहला कैरेक्टर को डिफाइन करिए, जैसे सेक्शन 55 में कैरेक्टर डिफाइन है कि कैरेक्टर इज अ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन टूवर्ड्स अ पर्सन। तो आप उसमें डिस्पोजिशन और रेपुटेशन डिफाइन करिए। तो आप इससे आपका एक पेज आपका जनरल बैकग्राउंड उस क्वेश्चन का बन जाएगा और एग्जामिनर को भी इंप्रेशन जाएगा कि आपको कंप्रिहेंसिव नॉलेज भी है। फिर आप सेकंड पेज से आप शुरू करिए रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस। आप उसमें सेक्शन 52 लिखिए। सेक्शन 52 जनरल स्टेटमेंट है कि कैरेक्टर एविडेंस इज नॉट रेलेवेंट इन सिविल केसेस अनलेस इट इज अ फैक्ट इन इशू। तो आप उसमें फैक्ट इन इशू कैसे उसका एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि डिफेमेशन में कैरेक्टर इटसेल्फ इज अ फैक्ट इन इशू। एक क्योंकि अगर कोई वो लेता है एक्सेप्शन का ग्राउंड लेता है तो कैरेक्टर एक डायरेक्ट फैक्ट इन इशू भी आ जाता है। तो आप उसमें एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिए, ताकि क्योंकि सेक्शन छोटा सा है आपको 4 पेज लिखने हैं, बट आप अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर आप सेक्शन 55 लिख दीजिए कि अगर एक बार ट्रायल खत्म हो जाता है तो वो डैमेजेस के लिए रेलेवेंट होता है, तो आप सेक्शन 55 एक्सप्लेन करिए। फिर नेक्स्ट पेज में आप हेडिंग बनाइए कैरेक्टर एविडेंस की रेलेवेंसी इन क्रिमिनल केसेस। फिर आप उसमें सेक्शन 53 लिखेंगे, 54 लिखेंगे और 53A या 54A जो रेप केसेस में कैरेक्टर की इनएडमिसिबिलिटी वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद आप इस कैरेक्टर जो 54 में जो एक्सप्लेनेशन है प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग कैरेक्टर वो भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फिर आप लास्ट पेज में एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कैरेक्टर एविडेंस लिख सकते हैं कि कैरेक्टर एविडेंस अगर प्रूव होता है तो उसकी कितनी एविडेंशियरी वैल्यू है केस में, कि केस को डिटरमाइन करें। फॉर एग्जांपल जनरल प्रिंसिपल है कि कैरेक्टर एविडेंस इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस, इट इज ओनली यूज फॉर कॉरबोरेटिंग एंड कैन नॉट बी द फाउंडेशन बेसिस ऑफ अ कन्विक्शन। तो आप उस चीज को लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसको बच्चे को कैरेक्टर के बारे में पता है, कैरेक्टर का एविडेंस का पॉलिसी पता है, सेक्शंस पता है और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पता है बाय राइटिंग एविडेंशियरी वैल्यू। तो इस हिसाब से आंसर की अप्रोच कर सकते हैं। एग्जामिनर को भी कंप्रिहेंसिव नॉलेज दिखेगी स्टूडेंट की और मार्क्स में अच्छा मार्क्स मिलता है। फिर हम 5th पेपर के बीच जाते हैं, दैट इज यूपीजेडएलआर एंड क्रिमिनल लॉ, दैट इज आईपीसी। ये 2 पार्ट्स में होता है, 100 मार्क्स फॉर यूपीजेडएलआर एंड 100 मार्क्स फॉर आईपीसी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है यूपीजेडएलआर का और देन रेस्ट 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 करने होते हैं। सेम फॉर आईपीसी, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी
एंड रेस्ट 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। मैं यूपीजेडएलआर के लिए सोर्स भी बताता हूं कि जो मैंने रेफर किया, दैट इज यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स का प्रयागराज वाले का बेरेक्ट, वो उसमें उत्तराखंड की अमेंडमेंट्स भी है, वो बेरेक्ट ले लीजिए, प्लस आरआर मौर्य। ये 2 सोर्स था मेरे लिए यूपीजेडएलआर के लिए, एंड आई हैव सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स इन दिस पेपर, 140 आउट ऑफ 200। सो आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट आई हैव रिटन दैट थिंग विच इज डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन था क्लासेस ऑफ 20 नंबर का था, 4 पेज लिखने थे, क्लासेस ऑफ भूमिधर लैंड होल्ड टेन्योर होल्डर्स। सेकंड, डिफरेंस उसी के पार्ट से, डिफरेंस बिटवीन BWTR एंड BWNTR, एंड फोर्थ पार्ट था उसका लैंड्स इन विच भूमिधरी राइट्स डज नॉट एक्रू। तीनों पार्ट्स अलग अलग है, तो आपके 4 पेज भी उस हिसाब से डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हर पार्ट को इक्वल वेटेज देता है। तो आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स है, आप उसमें 1950 से पहले का बैकग्राउंड ब्रीफ में लिख लीजिए। फिर लिस्ट ऑफ क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर, हाउ इट इवॉल्व, 1950 में क्या थी, 1954 में चेंजेस हुए हैं, 1970s में चेंजेस हुए, और अब जो प्रेजेंट है। इसके साथ आप उत्तराखंड की अमेंडमेंट्स भी लिखिए, क्योंकि उसमें 129 है, 130 एक्सेप्शन कुछ वो है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ भूमिधर्स है, और वुमेन्स को टेन्योर होल्डर्स बनाया। मैंने वो अपने आंसर में इंक्लूड किया था, क्योंकि उत्तराखंड की अमेंडमेंट्स थी, लेटेस्ट अमेंडमेंट भी थी, तो वो एक अपर एज देता है आपको बाकी स्टूडेंट से, कि एग्जामिनर भी कहता है कि हाँ, इसे उत्तराखंड के अमेंडमेंट्स भी पता है। फिर आप BWTR और BWNTR का डिफरेंस लिखिए। आप दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में लिख सकते हैं या पॉइंटर्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कि आप पहले BWTR के 10 पॉइंटर लिख लीजिए, फिर आप BWNTR के नेक्स्ट पेज में 10 पॉइंटर्स लिख लीजिए, या टेबल फॉर्म में लाइन खींच के आप 1 पॉइंट ईच को आमने सामने करके भी लिख सकते हैं। आंसर ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े। बस आप पैराग्राफ्स अवॉइड कर सकते हैं कि पॉइंट 1 वेयर एज BWNTR का पॉइंट 1 वो थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें एग्जामिनर को आंसर ढूंढना पड़ता है। और क्योंकि एट लास्ट अगर एक बार एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ रहा है, आपने 10 पॉइंट लिखे, आप पॉइंटर्स में लिखे हैं, हेडिंग्स डाल के लिखे, अंडरलाइन करके लिखे, तो आपको एग्जामिनर पूरा आंसर पढ़ने के बाद उसे पूरा रिकॉल रहता है कि इसने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। बट आप पैराग्राफ्स में लिखते हैं, अगर थोड़ी गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, तो एग्जामिनर को पूरा आंसर पढ़ने के बाद सिर्फ 7-8 पॉइंट रिकॉल करते हैं, तो इस हिसाब से आपके नंबर भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा पॉइंटर्स में लिखिए, जहां टेबल में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं आंसर, टेबल फॉर्मेट में करिए, और हेडिंग्स लिखिए। अगर कोई भी आप केस लॉ लिख रहे हैं, केस लॉ को हमेशा अंडरलाइन करिए, और केस लॉ के जो आपको पॉइंट्स लिखे उसके थोड़ा गैप करके नीचे लिखिए, कि एग्जामिनर को केस लॉ अपने आप दिख जाए, ढूंढना ना पड़े। फिर इसमें लास्ट पेज में इसी आंसर में मैंने जो 132 लैंड इन विच भूमिधरी राइट डज नॉट एक्रू, उसके 7-8 पॉइंट है वो लिखे। इससे क्या एग्जामिनर को दिखा कि इसने स्टूडेंट ने चारों पेज में जो 4 पार्ट्स है उस हर एक पार्ट को जस्टिफाई किया है, और हर एक पार्ट में कंप्रिहेंसिव आंसर लिखा है। आपको ये नहीं कि आपको सेक्शन वर्बेटम लिख के आना है पेपर में, वो जरूरत नहीं है, बट आपको जो सेक्शन से समझे वो आप एग्जामिनर को अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करिए, और ब्रीफली सब चीज कम्युनिकेट करिए, और कंप्रिहेंसिव आंसर लिखिए। और फिर आईपीसी का भी सेम पैटर्न है। आईपीसी में आप जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आप इशू फ्रेम करिए, लॉ लिखिए, लॉ के एसेंशियल्स एक्सप्लेन करिए, फिर जो उस क्वेश्चन के फैक्ट्स है, उस जो उसके क्रूशियल फैक्ट्स है, उस हर एक क्रूशियल फैक्ट में जो लॉ अप्लाई हो रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करिए और एनालाइज करके फिर लास्ट में डिसीजन लिखिए। एक क्रोनोलॉजी में आंसर लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप उस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को आप उस सेक्शन का प्रिंसिपल पॉलिसी लिखिए। फॉर एग्जांपल सेक्शन 34 पे क्वेश्चन है, तो आप उसका प्रिंसिपल लिखिए, वाइकेरियस लायबिलिटी पे है, इट इज एन एक्सेप्शन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, रूल ऑफ एविडेंस है, आप उसका पर्पस पॉलिसी लिखिए। फिर आप उसको लिखिए कि वो एक सब्सटेंटिव प्रोविजन, एक प्रोसीजरल प्रोविजन है। फिर आप उसको सेक्शन लिखिए, सेक्शन को लिखिए, फिर उस सेक्शन के इंटरप्रिटेशन लैंडमार्क केसेस में है, जैसे बरिंदर कुमार घोष है, वो सारे केसेस के बेस में उस सेक्शन को एक्सप्लेन करिए, एलेबोरेट करिए। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस इफ्तिकार खान है, तो लैंडमार्क केसेस है, अननेसेसरी फालतू केसेस नहीं लिखिए, बट लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केसेस हमेशा लिखिए, सेक्शन एक्सप्लेन करिए। फिर आपको क्वेश्चन में केस लॉ है, केस लॉ लिखिए, उसको एक एग्जाम्पल जरूर लिखिए
एग्जाम्पल से एग्जामिनर को समझ आता है कि आप उस सेक्शन को प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करना जानते हैं, तो एग्जाम्पल से उस सेक्शन को एक्सप्लेन करिए, देन लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। जनरली मैं एक चीज कहता हूं, हार्डवर्क करिए, कंसिस्टेंट रहिए, एग्जाम में मेंस के लिए, प्री के लिए कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, मल्टीपल रिवीजन, फ्रीक्वेंट रिवीजन, मेंटल रिवीजन इज द की। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेंस का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पहले वो पेपर याद, सब्जेक्ट याद करिए, जैसे आपके नोट्स पूरे बने हुए हैं, चाहे कोचिंग से बने हैं या आपने बुक से पढ़े, तो आप उसका अपना एक इंडेक्स बनाइए टॉपिक वाइज, और फिर उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप केसेस की लिस्ट लिखिए। फिर आपको आसानी होगी वो चीजें याद करने में, प्लस मेंटल रिवीजन में। फिर आप सिर्फ वो इंडेक्स देखेंगे और वो चीजें याद होती रहे, आप वो कहेंगे ये टॉपिक है, इसमें ये 5 पॉइंट्स है, तो ऐसे करके आप मेंस को आपको इजी रहेगा याद करने में। और फिर इंटरव्यू पे मैं आता हूं ब्रीफली, कि इंटरव्यू उत्तराखंड में 6 बोर्ड्स का मेंबर था, ऑनरेबल जस्टिस चेयर करते हैं इंटरव्यू को, और 4 डिस्टिंग्विश्ड लॉ प्रोफेसर थे, एंड 1 इज चेयरमैन ऑफ यूकेपीएससी। मेरे से इंटरव्यू में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, सेक्शन 30 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, टाइम ऑफ एसेंस के ऊपर पूछा था, एडल्ट्री के ऊपर पूछा था आईपीसी में, फिर उसको डाइवोर्स से कोरिलेट किया गया था, डेजर्शन के ऊपर पूछा था, सेक्शन 311 के ऊपर पूछा था, सेक्शन 12 इंडियन एविडेंस के ऊपर पूछा था कि डैमेजेस कैसे डिटरमाइन करेंगे डिफेमेशन के केसेस में, तो उसमें फैक्ट बेस्ड था, तो उसमें मेरे को सेक्शन 12 मुझे याद आ गया, जो कि एप्ट आंसर था, तो वो जो जनरली हम पढ़ते नहीं, तो इसलिए हमेशा वो प्रोविजंस भी देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे थे, एनजेसी के ऊपर पूछा था, कॉलेजियम पे पूछा था, प्रिंसिपल फॉर अपॉइंटिंग कमीशन इन सीपीसी पूछा था, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस पूछा था, नाजुल लैंड के ऊपर पूछा गया था मेरे से क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन से इंटरव्यू बोर्ड हमेशा कोर्डियल होता है। आपको अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो हम ऑलवेज ट्राई टू आंसर, बट ब्लफ मत करिए भी इंटरव्यू पैनल के सामने। अगर आंसर नहीं आता, टेक परमिशन फ्रॉम द बोर्ड कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट आंसर, बट इफ यू अलाउ मी टू आंसर लॉजिकली देन द आंसर विल बी दिस। तो हमेशा लॉजिकली और ऑन रफली आई कुड रिकलेक्ट इज दिस, तो आप ये परमिशन लेके आंसर बोलिए और ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और उत्तराखंड में आप इंटरव्यू की शुरुआत में प्रणाम सर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कल्चर है, आप सीनियर जजेस को प्रणाम सर बोलते हैं, तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। Rest all, best of luck to all, and I would like to convey my thankfulness to the Delhi Knowledge Track for providing me a wonderful opportunity and platform to express my experiences and strategy for my judicial prepare examination, and giving me an opportunity to enlightening the students how to prepare and for judicial service examination. Thank you so much.